हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 12 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। इस वीडियो के अंदर जो 25 क्वेश्चंस इस शिफ्ट में पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर वो बोल रहा है अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर और भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम क्या होता है या असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, लाइक 1 2 3 4। तो देखो ये असेंडिंग ऑर्डर है ना, छोटे से बड़ा, तो बस इसी को कहते हैं आरोही क्रम। अब देखो अगर ये नॉर्मल नंबर्स होते तो हम बहुत इजीली कर लेते, और बट इन्होंने हमें फर्स्ट थिंग तो यहाँ फ्रैक्शन दिया है, और फ्रैक्शन में भी देखो ये जो जितने भी डिनोमिनेटर हैं ये सब क्या है? डिफरेंट है। 9 7 5 3। अगर आपके डिनोमिनेटर भी सेम होते तो भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। बट देखो अब इसको करने का सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका, मतलब दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप पूरा जो जितना डिनोमिनेटर है, इसका जितना भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट है 9 7 5 3, या तो आप इसका एलसीएम लो, फिर पता कर लो कि कौन सा नंबर आपका छोटा है कौन सा आपका बड़ा है। बट देखो ये अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बहुत बड़ा एक जैसे नंबर बन जाएगा। तो हम इस केस में क्या करते हैं, पहले ये जो दो नंबर है हमारे पास 5 और 4, इनको आपस में क्या करते हैं? 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35। ये इस वाले डिजिट के लिए आया हमारे पास, ठीक है। और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। 4 9 36, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करके जो नंबर बड़ा आया आपका वही फ्रैक्शन बड़ा है। तो देखो पहले आपने इन दोनों का करा तो आपको समझ में आ गया 5 9 और 4 7 ये आपके लिए ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही प्लेस है, ठीक है। अब बात आती है ये 4 7 4/7 और 3/5 की। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो 4 5 20, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 7 से, 3 7 21। तो देखो अभी आपको क्या पता चला, ये भी ऑलरेडी मतलब 20 फिर 21, तो ऑलरेडी ये किसके अंदर है? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में ही ऑलरेडी ये मेंटेन है। तो हम इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। फिर अगेन ये वाला फ्रैक्शन 3/5 और 2/3 की टर्न आएगी। इसको भी पहले हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 2 5 10, तो 9 और 10। तो अब ये भी आपको क्या मिला? असेंडिंग ऑर्डर में ही। तो मतलब ये जो ऑर्डर मेंटेन इन्होंने कर रखा है ये ऑलरेडी किसके अंदर है? असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर नहीं होता तो हम जैसे मल्टीप्लाई करके जैसे भी आता 36 35 आता अगर फर्स्ट में, या 36 35 होता तो हम इसको क्या कर देते? शफल कर देते। 4/7 पहले कर देते और 5/9 कर देते। तो अभी तो ये आपका ऑलरेडी मेंटेन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 5/9 4/7 3/5 ये ऐसे ही मेंटेन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसको बेसिकली बस सिंप्लीफाई करना है। अब इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमारा क्या लगता है? बॉड मास का रूल लगता है, और बॉड मास के रूल के अंदर सबसे पहला वर्ड बी ही आता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? ब्रैकेट को ऑफ करना होता है। तो ये कितना हो गया? 2.5 प्लस 3.6 ऐसे ही हो गया। तो ये हो गया 6.1 माइनस में 1.9, सो आंसर विल बी 4.2, ऑप्शन नंबर 1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या करना है? इवेल्युएट ही करना है। ये जितने सिंप्लीफिकेशन और इवेल्युएट वाले क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर हमें बस बेसिकली बॉड मास का ही रूल को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये इनर ब्रैकेट लेंगे, 4 ये वाला, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो क्या रह जाएगा? ये हो जाएगा 4, ऊपर में 2, तो 2 1 2 2 2 4। तो इसको जो सॉल्व करोगे ये वाले ब्रैकेट को, फर्स्ट ब्रैकेट को, तो इसका सिंप्लीफाई करके क्या आ गया आपका? 1/2, ठीक है। 1/2 ये ब्रैकेट खत्म हो गया आपका। 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाले 1/2 का, तो ये इतना पूरा कैंसिल होके हमारे पास क्या बच गया? 1/4। मतलब ये वाला 1/2 इस 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया 1/4। तो 1/4 माइनस में 1/3, ठीक है। 1/3 इधर लिख देती हूँ मैं आपके लिए। 1/3 माइनस में 1/4, एलसीएम ले लेंगे 12, 4 माइनस 3, तो ये कितना हो गया? 1/12। ये सब पूरा यहां तक कैंसिल होके, ये पूरा यहां तक कैंसिल होके आपका क्या बचा? 1/12। अब देखो 5/6 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड तो नहीं करेंगे, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो ये 1/12 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो गया रेसिप्रोकल। तो 6 1 6, 6 2 12, तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे? 10। यहाँ पे आ गया 10 माइनस में 7 1/4,
ठीक है, 7 1/4, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई जल्दी से कर दूं तो ये हो जाएगा 7.25 माइनस का 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 10.75। देखो आंसर किसके अंदर है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। अब देखो बड़े नंबर के साथ क्या साइन था, माइनस का, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। और देखो अगर हम 0.75 जो 75 का फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है 3/4, तो आंसर इज -2 3/4। एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सैंपल 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दोज प्रोफिशिएंट इन पाइथन। हमें सिर्फ क्या बताना है, रेशियो बताना है। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन बस हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। किसके अंदर, प्रोफिशिएंट इन पाइथन। प्रोफिशिएंट इन पाइथन में कितने हैं 70:2 टू दोज प्रोफिशिएंट इन जावा, और सिर्फ जावा के अंदर कितने प्रोफिशिएंट है 60, तो रेशियो कितना आ गया 7:6। आप चाहो तो ये हिंदी में पढ़ सकते हो। इसके अंदर हमें क्या दी गई जानकारी का उपयोग करके पाइथन में कुशल लोगों और जावा में कुशल लोगों का अनुपात बताइए, तो आंसर कितना है 7.7:6। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है अरविंद ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। देखिए ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो हमेशा कैसे कैलकुलेट होता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो होता है हमेशा कैपिटल मतलब निवेश इनटू में टाइम, कि कितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट करा है, कितना निवेश करा है और कितना टाइम के लिए करा है। तो अगर जितने भी पार्टनर्स हैं, सपोज ए बी और सी, अगर मैं ये सबका मतलब ए का कैपिटल और टाइम, बी का कैपिटल इनटू टाइम और सी का कैपिटल इनटू टाइम, अगर ये सब कुछ मैं किसके अंदर ले आऊं रेशियो में, तो यही इनका क्या होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस आपको ये जो बिजनेस वाले क्वेश्चन है इसके अंदर थोड़ा सा बस आपको ये पता होना चाहिए, तो बाकी फिर क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब वो बोलता है अरविंद ने एक बिजनेस स्टार्ट करा 80,000 से, तो अरविंद का जो कैपिटल था वो कितना था, उसका निवेश था 80,000 रुपए, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ्स, अब हम अभी कुछ मतलब अरविंद का टाइम नहीं दे रखा कि ये पूरा एंड तक काम करेगा या नहीं, तो अभी मान लेते हैं ये कि पूरा 12 महीने काम करेगा। फिर आफ्टर 4 मंथ मतलब आफ्टर 4 मंथ 4 महीने के बाद एक और उसके पार्टनर ने ज्वाइन करा जिसका नाम था 4 महीने के बाद भविन ने ज्वाइन करा, तो बी ने ज्वाइन करा और उसने कितना निवेश करा, कितना इन्वेस्ट करा 1,20,000। अब देखो 4 महीने के बाद करा तो हम उसे पूरा एक कैलेंडर ईयर ही मानते हैं, तो टोटल 12 मंथ। अगर 4 मंथ के बाद ज्वाइन करा तो कितना टाइम लेगा वो 8 मंथ, ठीक है। एट द एंड ऑफ 8 मंथ, शुरुआत से 8 महीने के अंत में फिर चंदन ने ज्वाइन करा। अगर स्टार्टिंग के 8 महीने गुजर गए हैं तो एक साल में अब कितना टाइम बचा, सिर्फ 4 महीने बचे, तो चंदन ने कितने टाइम तक अपना कैपिटल इन्वेस्ट रखा, सिर्फ 4 महीने, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया। अब अगर मैं इस सब का रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दूं ए बी और सी का, तो वो इसका क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, द टोटल प्रॉफिट इज 1,05,000। यदि कुल लाभ 1,05,000 का हुआ तो चंदन के हिस्से में कितना आया, तो हमें क्या बताना है, बेसिकली चंदन का शेयर बताना है। अब चंदन का शेयर बताना है, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, चंदन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 से सारे 0 कैंसिल कर देते हैं, 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा, देन 4 4 जा 4 3 जा 4 4 2 जा, देन 2 और ये 2, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 3:2, ठीक है। अब हमें चंदन का बताना है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 1,05,000 अपॉन में 8, और चंदन का कितना है 2, तो 2 4 जा 4 से कैंसिल करेंगे 26,250, सो आंसर इज 26,250 रुपीज क्या रहेगा हमारा चंदन का प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसके अंदर भी वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी स्टार्ट करते हैं बिजनेस। ए ने करा है, अब इसके अंदर टाइम साथ साथ दे रखा है, 80,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं ए ने, कितने टाइम के लिए 9 मंथ के लिए, और बी ने करे हैं, बी ने 6 महीने के लिए, ठीक है ना। बी ने कितने टाइम के लिए करा है 6 महीने के लिए, कितना करा है 1,20,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं 6 महीने के लिए, ठीक है। बस फिर हमसे क्या पूछा है, बी का शेयर बताना है 45,000 में से, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 12 6 72, 8 9 72, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2,
1, ठीक है। तो बी का कितना हो जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो आंसर विल बी 22500, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 to 250। बस इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। 100 और 250 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें सिर्फ वही नंबर बताने 100 और 250 के बीच में जो 11 से क्या है कंप्लीटली डिविजिबल, और उनका हमें क्या बताना है एवरेज। तो देखो अगर जब हमें सारे नंबर्स पता होते हैं तो एक एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। अब देखो अगर हमें 100 से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा जो 100 से 11 से डिविजिबल हो जाएगा, 110 प्लस, और 250 से पहले पहले कौन सा नंबर होगा जो 11 से डिविजिबल होगा, वो होगा 242। अब देखो अगर किसी को 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो आपका नंबर है 250, अब इसको कैलकुलेट करें कैसे कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। इन दोनों को आपस में प्लस कर दो 2, और ये जो मिडिल नंबर है इसमें से माइनस कर दो। अगर आपका माइनस करके 11 और 0 आए तो ये नंबर क्या होता है 11 से डिविजिबल, और अगर ना आए तो नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -3, तो 11 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही आप 249 पे चेक करो तो ये 11 हो गया, -4 तो ये भी नहीं है 11 से डिविजिबल। आप ऐसे कैलकुलेट करते रहोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 242 जो है 11 से डिविजिबल। देन इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर विल जस्ट अ सेकेंड, इसे आपस में प्लस करेंगे, सो 352 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर विल बी 176, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 80 है, तो मतलब एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 80, तो टोटल नंबर मल्टीप्लाई में एवरेज, तो हमारे पास ये कितना आ जाता है सम ऑफ द नंबर्स। तो जो 15 नंबर्स जो हैं जिनका एवरेज हमारे पास 80 है तो उनका सम हमारे पास कितना हो गया 1200, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स, जो पहले 6 नंबर है, मतलब जो ये 15 नंबर थे उसमें से पहले जो 6 नंबर है उनका एवरेज कितना है 72, तो इनका सम ऑफ नंबर कितना हो गया 432। अब वो क्या कहता है, अगली 6 संख्याओं का औसत पहली 6 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। तो जो नेक्स्ट 6 नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो जो पहली 6 संख्या थी उनके एवरेज से 25% ज्यादा है। तो इनका एवरेज कितना था 72, और अगर मैं इसका 25% एक्स्ट्रा निकालूं, 25% ज्यादा करूं, तो 25 5 जा 25 4 जा 4, 18 5 जा 90। तो जो नेक्स्ट 6 नंबर है उनका जो एवरेज है औसत है वो 90 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 540, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। वो कहता है द 13th नंबर इज, जो 13th नंबर की बात करिए, क्योंकि देखो यहाँ तक 12 नंबर सॉर्टेड हो गए और टोटल नंबर हमारे पास कितने थे 15। अब वो कह रहा है जो 13th नंबर है वो क्या है 8 मोर देन द 15th नंबर। जो 15th नंबर है अगर मैं उसके अंदर 8 ज्यादा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13th नंबर आ जाएगा। और वो बोल रहा है जो 14th नंबर है वो क्या है 10 लेस देन द 15th नंबर। अगर मैं 15th नंबर में से क्या कर दूं 10 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 14th नंबर, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। और अब हमें आखिर में क्या बताना है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 13th एंड 14th नंबर। हमें 13th और 14th नंबर का क्या बताना है एवरेज बताना है। अब हमें इसका एवरेज बताना है तो उससे पहले हमें 13th और 14th नंबर का क्या पता होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए। तो अब देखो ये टोटल 12 नंबर का हमारे पास कितना आ गया, सम आ गया। अभी अगर मैं इन दोनों को आपस में प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा 972, और इन दोनों को मैं आपस में माइनस कर दूं तो मेरे पास 13, 14 और 15th जो नंबर है उसका सम कितना आ जाएगा 228। अगर 1200 में से 972 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 228। अब देखो मेरे पास दोनों इक्वेशन के अंदर 15th नंबर है। अगर मैं 15th नंबर को, सपोज मैंने 15th नंबर को क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। तो अब देखो 13th नंबर पे क्या रखेंगे x प्लस में 8 प्लस में x माइनस में 10
प्लस में 15 की जगह x इज इक्वल्स टू में 228, इसे कैलकुलेट करेंगे 3x माइनस में 2 इज इक्वल्स टू में 228, तो यहां से मेरे पास 3x इज इक्वल्स टू में 230, तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया 230 अपॉन में 3, ये मेरे पास x का वैल्यू है, मतलब ये मेरे पास 15th नंबर का वैल्यू है। अब मुझे क्या बताना है 13th और 14th का एवरेज बताना है, तो 13 में 15th की वैल्यू रखो, ये हो गया 230 अपॉन में 3 प्लस में 8 प्लस में 14 नंबर के लिए 230 अपॉन में 3 और माइनस में 10। अब ये प्लस 8 माइनस 10, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 रह जाएगा, तो मैं इसको हटा के यहाँ पे डायरेक्ट ही -2 रख देती हूँ। ठीक है, और एवरेज चाहिए तो इन दोनों को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा 3 और ये 2 इसी के साथ आ जाएगा, ये नीचे वाला जो 2 था डिवाइडेड वाला 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा 230 प्लस में 230 और माइनस में 6, तो ये कितना हो जाएगा 460 माइनस में 6, 460 माइनस में 6 454 अपॉन में 3 इंटू में 2 कैंसिल करो, 2 2 जा 2 7 जा, इसको फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 75.67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है एक लैंडलॉर्ड ने, एक मकान मालिक ने 8 लाख में एक फ्लैट खरीदा, एक फ्लैट खरीदा गया 8 लाख में, ही वॉन्ट्स टू अर्न 9% एनुअल रिटर्न। ठीक है, वो क्या चाहता है कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर मैं हर साल क्या कमाऊं 9% का एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का मतलब क्या होता है, वार्षिक रिटर्न। तो देखो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ 8 लाख का 9%। ठीक है, 8 लाख का 9% कितना हो गया, 8 9 72,000। वो चाहता है इतना वो कमाए ऑन हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर पेइंग 2,000 पर मंथ फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, इतना तो उसकी पॉकेट में जाए, बट उसको मेंटेनेंस के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा, मतलब अगर फ्लैट है तो उसको हर साल कुछ मेंटेनेंस तो उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। वो चाहता है कि वो हर साल का जो 2,000, हर महीने का जो 2,000 रुपए है वो भी उसके ऊपर वो पे करे। तो देखो अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं, एक महीने का 2,000 है तो पूरे 12 मंथ का कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा, सॉरी 12 2 24,000। ठीक है, 24,000 उसके ऊपर क्या लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा। हमें क्या बताना है, व्हाट शुड बी द मंथली रेंट फॉर ही चार्जेस, तो हमें बताना है कि कितना मंथली रेंट उसे चार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मेंटेनेंस भी तो हम किससे लेते हैं, टेनेंट से लेते हैं, जो किराएदार होता है उसी से लेते हैं ना। तो ये जो 72,000 है ये तो उसकी पॉकेट में जाएगा, और ये जो अमाउंट है 24,000 का ये किस में चला जाएगा, मेंटेनेंस का। लेकिन हमें जिसको भी हम अपना मकान किराए पे दे रहे हैं ये चीज तो हमें उसी से लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो 24,000 हम इधर प्लस करेंगे, बट वो चला जाएगा मेंटेनेंस के अंदर ही। तो हमसे उसने पूछा है कि टोटल उसे कितना चार्ज करना पड़ेगा, तो 0 0 0 4 6 7 और 2 96,000, और हमें किसके अंदर बताना है, मंथली के अंदर। तो डिवाइडेड बाय 12 12 8 96, तो मंथली उसे कितना चार्ज करना चाहिए 8,000। तो आप देखो इसे कैलकुलेट भी कर लो, अगर आप 8,000 में से 2,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचा 6,000, और 12 6 कितना होता है 72, तो वही आ गया। उसको कितना चाहिए 9% एनुअल रिटर्न चाहिए, तो 72,000 ही रहेगा। तो बट उसे मंथली कितना चार्ज करना पड़ेगा 8,000। देखिए, एन अमाउंट सेट टू बी डबल इन 2 years, जो P था वो क्या हो गया 2P, कितने साल में हुआ 5 साल में, विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। बट ये किसके अंदर हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक अमाउंट टू ग्रो 8 times। अब वो हमसे पूछना चाहता है P का 8P होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो जब भी ये अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट का होता तो हम बहुत इजीली कर लेते कि अगर P से 2P करने में इतना टाइम लगा है, मतलब P से 2P मतलब P का 5 हो गया, P का वैल्यू 5 हो गया, और फिर यहाँ पे 7P, तो हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देते। सिंपल इंटरेस्ट में ये बहुत ईजी हो जाता है। बस कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमें इसके अंदर थोड़ा सा ख्याल रखना है, सिर्फ इन दोनों को देखना है। ठीक है, तो उसने हमें बताया 2P की वैल्यू कितनी है 5, और देखो ये दूसरा टर्म क्या है 8 है, तो ये कहीं ना कहीं जो ये दूसरा नंबर होता है इसी का
क्यूब होता है या 4 टाइम्स होता है या 5 टाइम्स होता है। तो 8 क्या है, 2 का 3 टाइम्स। तो ये एक तरीके से ये दे रखा है 2p का पावर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही दे रखा है। तो जो यहाँ पे क्यूब होता है, तो अब हमें पता करने के लिए 5 और ये जो पावर आता है, जो भी पावर आता है उसे इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 3 जा 15, 15 साल लगेंगे उसे 8 टाइम्स होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो कह रहा है अ सम बिकम 6600 इन 2 years। एक जो प्रिंसिपल था वो 2 साल के अंदर कितना हो गया, 6600 रुपए। मतलब 2 साल लगे उसे 6600 रुपए बनने में, और अगले ही साल मतलब 3 साल में, मतलब यहां तक 2 साल हो गए, ये पूरा कंप्लीट होते होते तक 3 साल हो गए। तो मतलब 2 से 3 साल, पहले तो 6600 2 साल के अंदर हुआ, और अगले साल वो कितना हो गया 7920 रुपीज एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये सब बात किसकी हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर एक अमाउंट को हमने निवेश करा, एक धनराशि को इन्वेस्ट करा, जो 2 साल में तो 6600 हुई, और अगले साल वो कितनी हो गई 7920। तो हमसे क्या पूछा गया है, ओरिजिनल प्रिंसिपल। हमें उसका क्या बताना है, मूलधन बताना है। तो देखो एक अमाउंट जो आज 6600 है और अगले साल कितना हो जाए 7920 रुपए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इंटरेस्ट रेट फाइंड करेंगे। क्योंकि देखो 3 साल के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फ्लक्चुएट नहीं करता, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो वही रहता है। पहले हम क्या करेंगे, इसका सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट फिगर आउट करते हैं। पहले अगर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा 1320, और ये किसके ऊपर लगा होगा 6600 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। इसे कैलकुलेट करेंगे, 6 2 जा 2 जा 0। तो यहां से हमको पता चला कि उसका जो रेट ऑफ परसेंटेज था वो कितना है 20%। हर साल उसके ऊपर 20% का क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तो देखो एक प्रिंसिपल के ऊपर जब 2 साल 20% का ब्याज लगा, 20% बड़ा मतलब 120% टोटल उसका रिजल्ट आया। तो प्रिंसिपल को 2 बार अगर मैं 120% बढ़ाऊंगी तो फाइनली मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 6600। बस ये इक्वेशन अगर आपसे बन जाती है तो पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो बस हमें यहां से इसका प्रिंसिपल बताना है, ओरिजिनल मूलधन बताना है। तो 2 0 से ये दोनों 0 कैंसिल, 6 1 जा 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 50, देन 25, ये 6 ये 3 और ये हो जाएगा 550। तो 550 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आंसर इज 13750, और डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे जो 3 बचा था डिवाइडेड बाय 3 से अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4583.33 रुपीज। देखिए वो कह रहा है सुमन ने 25 लीटर दूध 45 प्रति लीटर की दर से, ठीक है ना, सुमन ने खरीदा है। सुमन परचेज 25 लीटर ऑफ मिल्क, 25 लीटर मिल्क किस रेट से खरीद रही है, 45 रुपीज पर लीटर। तो कितना हुआ, इतने का खरीदा उसने, ठीक है। और एक और अनदर 15 लीटर 15 लीटर किस रेट से खरीद रही है, 50 रुपए लीटर से। तो कितना पे करा उसने 750, ठीक है। दोनों क्वांटिटीज को उसको परचेज करने में, दोनों को खरीदने में उसने कितना टोटल अमाउंट पे करा, 1875 रुपीज, ठीक है। शी कंबाइंड, उसने दोनों मात्राओं को मिलाया और फिर पूरे मिश्रण को 48 रुपीज प्रति लीटर की दर से बेचा। उसका कुल लाभ या हानि बताइए। तो देखिए टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 45 लीटर, और कितने पे बेचा उसने 48। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 1920। तो 1875 की चीज खरीद के 1920 में बेची, तो उसका 45% का क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। 45% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए वो कह रहा है एक टॉय मैन्युफैक्चरर ने 12,000 टॉय कार्स बनाई हैं, 1200 टॉय कार्स बनाए, ठीक है। और उसका जो कॉस्ट आया है उसको 1200, जो उसने टॉय कार्स बनाई है, खिलौने गाड़ियां, उसको जो कॉस्ट आया है वो आया है 90,000 का। उसमें से वो बोलता है ही डोनेटेड 200 कार्स, जो 200 कारें हैं उसने वो क्या कर दी, चैरिटी कार्यक्रम में दान कर दी। तो अब उसके पास कितने टॉय कार्स बचे, सिर्फ 1000 टॉय कार्स बचे, ठीक है। फॉर द रेस्ट, बाकी के लिए, तो जो मतलब 1000 बचे हैं, अब उनकी बात कर रहा है। ही अनाउंस 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। तो देखो मार्क प्राइस जो था उसने सेट करा 120 रुपए,
और उसके ऊपर उसने क्या करा, 10% का डिस्काउंट, मतलब उसे कितने पे बेचा, 90% पे बेचा। तो 12 9 108। अब देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, मार्क प्राइस पे जब भी हम डिस्काउंट दे देते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक है, अब इतना समझ में आया, सेलिंग प्राइस बन गया एक कार का 108। लेकिन ये एक कार का नहीं है, क्योंकि देखो आगे उसने कुछ और मेंशन करा है, उसने खरीदी गई हर 8 खिलौने कारें के लिए 2 खिलौने कारें मुफ्त देने की भी पेशकश की। मतलब अगर आप जाओगे उससे 8 कार खरीदोगे तो वो क्या दे देगा आपको, 2 कार क्या दे देगा, फ्री में दे देगा। तो देखो आप गए, आपने कितनी कार खरीदी, 8, 8 8 64, 8 1 8, ये आपने पे कर दिया, ये आपने पे करा अमाउंट 8 कार्ड्स का। लेकिन आपको कितनी कार्ड्स मिली उसके अंदर, 10 कार्ड्स मिली। ठीक है, और कोई अगर आके पूरी 1000 कार्ड्स खरीद ले तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 86,400 रुपीज। ठीक है, 83,400 रुपीज, बस इतना ही पे करना पड़ेगा। तो देखो उसकी लागत कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी 90,000, और जब उसने अपने सारे टॉय कार्ड्स बेची तो उसको पैसे कितने मिले, 86,400 रुपीज मिले। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया था कि उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो अब इतना तो हम सबको समझ में आ रहा है कि उसको हानि हुई है, तो कितने की हुई, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 3600 अपॉन में 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कैलकुलेट कर देंगे तो 4% आ जाएगा। तो उसको 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है एक खुदरा विक्रेता एक एयर कंडीशनर को उसकी लागत मूल्य से 80% अधिक मूल्य पर बेचता है। मतलब वो उसको कॉस्ट प्राइस से 180% क्या करता है, उसका मार्क प्राइस सेट करता है। वह अंकित मूल्य पर, मतलब ये जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर पहला वो क्या करता है, 25% की पहली छूट देता है, तो मतलब उसे 75% की वैल्यू पर बेचता है। और त्योहार ऑफर के दौरान पहले से छूट वाले मूल्य पर 10% अतिरिक्त देता है, मतलब 10% और देता है इसके ऊपर, मतलब 90% पे बेचता है। तो अंतिम विक्रय मूल्य, तो मतलब उसको जो सेलिंग प्राइस है वो कितना मिलता है, 1,552। तो हमें क्या बताना है, लागत मूल्य बताना है, मतलब उसका क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 3 जा 25 4 जा 2 2 जा 2 9 जा 3 5 जा 3 5 जा 3 1 जा 8 जा 3 8 जा और फिर 3 4 जा 12, देन 9 से कैंसिल करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 576। अगेन 9 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 64। तो 64 इंटू 2 इंटू में 100, तो आंसर विल बी 12800। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 12,800 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक 40 लीटर के मिश्रण के जूस और पानी का अनुपात, एक जो मिक्सचर है उसके अंदर जूस और वाटर का रेशियो कितना है, 5:3। 40 लीटर है, तो जूस और वाटर की जो क्वांटिटी है वो अगर हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25:15। कैलकुलेट करके दिखाऊं, 40 अपॉन में 80, तो 8 5 जा, तो जूस कितना है, 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, और फिर 5 इंटू 3, वाटर कितना हो गया, 15। ठीक है, तो वो पूछ रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, इसके अंदर आप कितना वाटर को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो जो उसका रेशियो है जूस इस टू वाटर कितना हो जाएगा, 2:3। तो देखो जूस तो कितना रहेगा, 25 ही रहेगा, सिर्फ हमें वाटर क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 75 इज इक्वल्स टू में 30 प्लस में 2x, तो 45 इज इक्वल्स टू में 2x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22.5 लीटर। 22.5 लीटर आपको उसके अंदर क्या मिलाना पड़ेगा, पानी। वो कह रहा है A इज एबल, A किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि B उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगा देता है, 20 दिन लगा देता है। तो देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया, ये एलसीएम जो भी होता है ये उसका टोटल वर्क होता है, और ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब वो कहता है यदि वे मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 7 यूनिट काम होगा एक दिन में, और 4 दिन में कितना हो गया, 28 यूनिट काम हो गया। तो 60
माइनस में 28, तो कितना काम बचा? 32 यूनिट काम बचा। तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? कितना काम रह गया? 32 अपॉन में 60। तो 4 8 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो कितना भाग शेष रह गया? 8:15। वो कह रहा है टू ऑयल प्राइस, दो तेल खरीदे गए हैं जिनका प्राइस कितना है? ये इसका है कॉस्ट प्राइस, ये ऑयल 1 का और ये ऑयल 2 का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है। आर ब्लेंडेड एंड सोल्ड एट 144, उनको मिलाया गया और उन्हें बेचा गया किसके ऊपर? 144 रुपीज पे। तो जो ये 144 है इसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। 90 प्रति किलोग्राम और 150 प्रति किलोग्राम की कीमतों वाले दो तेलों को मिश्रित करके 144 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। ठीक है, जिसमें 20% का लाभ मार्जिन प्राप्त किया जाता है। तो देखो, अगर मैंने कॉस्ट प्राइस का 120% करा होगा, ठीक है, मैं नीचे करती हूँ, कॉस्ट प्राइस का 120% अगर मैंने करा होगा, क्योंकि 20% मुझे क्या हुआ है, उसके अंदर प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, तो मुझे कितना मिला है अमाउंट? 144। ठीक है, यही बोला गया है। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं, 12 1 ज़ा और ये हो जाएगा 12 ज़ा। ठीक है, तो अगर मैंने इसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं करा होता, अगर मैंने उन दोनों ऑयल को, जो दो मिश्रण थे ऑयल के, जब मैंने उन्हें मिलाया तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस बना वो कितना बना? 120 रुपए बना। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है? रेशियो बताना है। तो रेशियो बताना है तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से चलेंगे। तो 90 था, दूसरे का रेट था 150। तो देखो, जब यहाँ पे दोनों में कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है तो मुझे यहाँ सेंटर में भी क्या रखना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना हो गया? 30 और इसका भी कितना आ गया? 30। तो रेशियो कितना आ गया? 1:1। समझ में आया ना कि हमने इसका कॉस्ट प्राइस कैसे करा? कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि हमें प्रॉफिट मार्जिन पता था 20%, तो कॉस्ट प्राइस का 120% करके हमें 144 रुपीज रिसीव हुए थे। तो देन हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया दोनों ऑयल्स का, जब हमने उन्हें ब्लेंड करा आपस में, तो 120 रुपीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 3 पाइप्स ए बी सी आर केपेबल ऑफ फिलिंग अ टैंक 6 8 और 12 आवर्स। 3 पाइप हैं ए बी सी, वो एक टैंक को कितनी देर में भरने में सक्षम है? 8 6 8 और 12 घंटे में। ठीक है, तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 24 यूनिट, 6 4 ज़ा 8 3 ज़ा और 12 2 ज़ा। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी 4, बी की 3 और सी की 2। अब वो क्या कहता है, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो तीनों पाइप को स्टार्टिंग में क्या कर दिया? एक साथ ओपन करा। तो देखो तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4 5 6 9 यूनिट्स। ठीक है, तो वे पाइप सी बंद होने से पहले 2 घंटे तक काम करते हैं। तो मतलब देखो, जब तीनों पाइप को ओपन करा गया एक साथ तक, तो उन्होंने कितने घंटे तक काम करा? 2 घंटे तक। मतलब पूरा जो 24 यूनिट वर्क था उसमें से 18 यूनिट काम क्या कर दिया? पूरा कंप्लीट कर दिया। अब काम कितना बचा? 6 यूनिट बचा। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सी को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है, अब उसने पूछा है उसके बाद टैंक को पूरी तरह भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा। तो देखो, अब जो रिमेनिंग वर्क है, जो बचा हुआ काम है, वो कौन करेगा? ए और बी मिलके करेंगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 7 यूनिट। तो वर्क कितना बचा था? 6 यूनिट, और कंप्लीट करेंगे ए और बी मिलके 7 यूनिट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 6/7 आवर्स, 6/7 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो देखो, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो जो एक ट्रेन है वो 240 की स्पीड से, और टाइम कितना लग रहा है? 30 मिनट। मिनट को अगर मैंने घंटों में कन्वर्ट करा तो कितनी दूरी कवर कर रही है वो? 2 1 ज़ा 2, 120 किलोमीटर वो क्या कर रही है? कवर कर रही है। ठीक है, ट्रैक रख रखाव के कारण इसे डाइवर्ट करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे दूरी 20% बढ़ गई। तो अगर पहले वो 120 किलोमीटर चल रहा था, अब उसकी दूरी क्या हो गई? 20% बढ़ गई, मतलब 120% हो गई। तो
पहले 120 किलोमीटर चलना था, अब कितना चलना है? 144 किलोमीटर। यदि ट्रेन को समय पर आना है यानी 30 मिनट में, तो गंतव्य पर पहुंचना है, तो उसकी नई औसत गति क्या होगी? तो हमें उसकी नई स्पीड बतानी है। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 144 और टाइम कितना है? टाइम कितना है? 1/2, मतलब आधा घंटा है ना, तो 1/2। तो कितना, किस स्पीड से चलना पड़ेगा उसे? 288 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है दो कार्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट 360 किलोमीटर अपार्ट। देखो, दो कार एक्स और वाई 360 किलोमीटर दूरी स्थित बिंदुओं पर चलना स्टार्ट करती हैं। देखो, एक्स और वाई, वो कह रहा है दो बिंदु हैं, ठीक है। इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 360 किलोमीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब जब एक कार है एक्स और वाई, ठीक है, ये दोनों स्टार्ट होंगी, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करती हैं? आती हैं, तो उन्हें मिलने में कितना टाइम लगता है? 4 घंटे, ठीक है ना। तो देखो, जब भी कार्स आपस में एक दूसरे की साइड आती है, कार हो, ट्रेन हो, जो भी हो, तो उनकी रिलेटिव स्पीड आपस में क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो एक्स प्लस वाई, उन्हें कितना टाइम लगेगा? 4 आवर्स, ठीक है। यही बात वो बोल रहा है। यहां से एक इक्वेशन बना देते हैं। 4 9 36। सो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया? 90, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब ए, अगर एक्स इधर जा रही है तो वाई भी किधर जा रही है? इधर जा रही है, ठीक है। तो जब ऐसा सीन होता है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो आपस में क्या होती है? माइनस होती है, एक्स माइनस वाई। तो इनको मिलने में कितना टाइम लगता है? 12 आवर्स। तो 12 3 36। तो यहां से दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? एक्स माइनस वाई कितना हो गया? 30 यूनिट। और तो हमें स्पीड किसकी बतानी है? एक्स की बतानी है। तो देखो, 2x इज इक्वल्स टू में 120, 2 6 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर। बस हमें रिलेटिव स्पीड में पता होना चाहिए, सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन का, तो इजीली हो जाता है। देखो, एक सर्कुलर पिज्जा है। अब सर्कुलर पिज्जा है, उसका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। अब देखो, पिज्जा है तो हम सभी को पता है कि उसका शेप कैसा है? सर्कल है, ठीक है। इफ 75% इज ईटन, अगर हमने उसके अंदर से 75% ईट कर लिया है, खा लिया है, तो हमें जो बचा हुआ पिज्जा है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। और हमने 75% खा लिया है, तो इसका हम क्या, जो बचा हुआ है वो कितना रह गया? 25%, इतना ही रह गया ना। तो 22/7 इंटू में आर कितना है? 21, इंटू में 21, इंटू में 25%, ठीक है। 25 1 25 4 2 2 7 3, ठीक है। इसको अब आप आपस में अगर आप कैलकुलेट कर लोगे, मैंने अभी कैलकुलेशन कर नहीं रही हूँ, मैंने करा नहीं है, तो इसका आंसर कितना रहेगा? 364.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन के ऑप्शंस मुझे थोड़े गलत लग रहे हैं। क्वेश्चन करते हैं, फिर देख लेते हैं अगर सही है। वैसे तो मुझे गलत लग रहा है। अगर आप लोगों को किसी और तरीके से सॉल्व करके जो ऑप्शंस गिवे ना, इसी में आंसर मिलता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वो कह रहा है एक रिंग शेप का डिस्क है जिसका आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इनर रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो देखो, एक ये डिस्क बना देते हैं। अगर मैं इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो ये 7 है और ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। बेसिकली हमें इसके अंदर उसने हमसे सिर्फ क्या पूछा है? उसका रेशियो पूछा है टू रिंग के एरिया का, मतलब जो पूरा है। जब हम एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर का स्क्वायर, और इसका रेशियो हमें किससे बताना है? टू द होल आउटर, ये जो सिर्फ आउटर है इसके अंदर। तो देखो, आउटर के लिए हमें आउटर एरिया का क्या फॉर्म, देखो पहले तो पाई आर का स्क्वायर माइनस में पाई आर का स्क्वायर। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आउटर एरिया का मिल जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या लगाते हैं? पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई, यहाँ पे ये बिगर वाला आर, तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर,
ठीक है, इसे कैलकुलेट कर देंगे तो बिगर आर कितना है हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा 100:2। ठीक है, तो ये हो गया 100 माइनस में 49, तो 100:51। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। अगर आप लोगों को कुछ मिले तो मुझे कमेंट में बताइएगा। देखो वो कह रहा है एक बाईसाइकिल का व्हील है हैविंग अ रेडियस 35 सेंटीमीटर। अब जो बाईसाइकिल का व्हील है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो किस शेप का होता है। सर्कल का होता है। द परसेंटेज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज कवर्ड इन अ क्वार्टर टर्न। वो पूछ रहा है एक चौथाई चक्कर में परिधि का कितना प्रतिशत भाग तय हुआ। तो देखो सर्कमफ्रेंस का सबसे पहले तो देखो हमें पता करना पड़ेगा कि सर्कमफ्रेंस उसका टोटल है कितना। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, 7 5 35, 5 2 10, 5 2 10 इंटू में 2, तो एक पूरा सर्कमफ्रेंस उसका कितना है 220 का। ठीक है, तो हमें बताना है कि परसेंटेज कितना होगा, कितना कवर करेगा 1/4 टर्न के अंदर। तो 1/4 के अंदर वो कितना चला, 4 5 20, 4 5 20, 55 यूनिट चला। तो 55 यूनिट 220 का कितना परसेंट है, बस यही बताना है। 11 5 11, 2 2 5, सो आंसर विल बी 25%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइन है, उसमें ये हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 5 पासिस थ्रू 1:8। जब भी ये दे रखा होता है ये x और y का ही वैल्यू दे रखा होता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 8 इज इक्वल्स टू में m, x का वैल्यू 1 है तो 1 तो रहने देते हैं, प्लस में 5, तो m का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मुझे इसका कुछ समझ नहीं आया, अगर आपके पास कोई भी इसका शॉर्टकट है 75 मतलब ये लास्ट क्वेश्चन का, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मैंने इसको बस बेसिकली मतलब क्यूब्स के अंदर ही पुट करके मैंने इसको कर दिया है। तो ये 31 का क्यूब 29791 प्लस में 18 का क्यूब 5832 प्लस में 50653 और प्लस में 210। सो आंसर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 14820। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रॉब्लम रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।